नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें हम हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं। कोई भी टॉपिक उसको हम पढ़ते हैं, अगर साथ साथ हम उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। क्योंकि अंत में जाकर के जब हम किसी भी परीक्षा को किसी भी टॉपिक को जब हम बार बार रिवाइज करें, उसको पढ़ना चाहें, तो जो शॉर्ट मैटर होता है हमारे पास वो हम जल्दी में पढ़ सकते हैं। तो उसका बार बार हम रिवाइज कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें हमें अच्छी तरह से कंठस्थ रहें और अच्छी तरह से याद हो सकें। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं समास। समास का टॉपिक एक बड़ा टॉपिक होता है। जब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सा कठिन भी होता है। लेकिन अगर हमने इसको विस्तार से पढ़ लिया, समझ लिया और उसके साथ साथ अगर हमने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, परीक्षाओं में हमने जाने से पहले अगर 2 4 5 मिनट में उस टॉपिक को हमने पढ़ लिया तो वो चीज़ें हमारी अच्छी तरह से कवर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर समास को संक्षेप में एक ही वीडियो में, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से सभी समासों का, हिंदी समासों का संक्षेप में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और एक ऐसी विधि से हम पढ़ेंगे ताकि सभी समासों की परिभाषा हमें अच्छी तरह से याद हो जाए कि किस समास का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सामान्यतया समास क्या होता है। देखिए, समास शब्द जो है वो सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर के बना है। समास शब्द सम उपसर्ग है और आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है निकट और आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जो चीज़ निकट आकर के बैठे, जो चीज़ निकट आए, अर्थात जिसका अर्थ बिल्कुल समीपता से हो, वो क्या होता है? समास। देखिए यहाँ पर आप देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द आप आसपास आकर बैठ जाते हैं, दो या दो से अधिक शब्द बिल्कुल एक साथ मिल जाते हैं, तो अर्थात शब्दों का मेल एक साथ हो जाता है, तो वो क्या होता है? समास होता है। शब्दों का मेल, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है कि शब्दों का मेल, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द आसपास मिल जाते हैं, आसपास आकर बैठ जाते हैं, तो वो होता है समास। अब देखिए, समास समास जो है वो उनके अर्थ के आधार पर किस समास का क्या अर्थ है, आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है। तो समास मुख्यतया अगर बात करें, समास के लिए अलग अलग सभी व्यक्ति अलग अलग अपने हिसाब से बताते हैं। मुख्य समास चार ही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का समास का भेद एक होता है द्विगु समास। तो मुख्य रूप से समास चार हो गए: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माने जाते हैं। हम हिंदी भाषा की दृष्टि से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा में अलग समास हो जाता है, केवल समास हो जाता है, एक अलग से हो जाता है। तो यहाँ देखिए समास। अब समासों में सबसे पहले देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद, अर्थात जो पहले वाला पद होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि पूर्व पद इसका प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय। क्या होता है इसमें? या तो पहला पद अव्यय या फिर पूरा पद अव्यय हो जाता है। जब पहले पद के साथ अव्यय मिल गया तो पूरा पद इसमें अव्यय बन जाता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वो भी क्या हो जाता है?
अव्ययी भाव समास हो जाता है, अर्थात उसमें पुनरावृत्ति अगर हो जाती है तो वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है यथाशीघ्र। यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है, यथाशीघ्र। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी, लेकिन जब यथा एक अव्यय है और हमने शीघ्र से पहले लगा दिया, पूरा पद अव्यय भी बन गए यथाशीघ्र, अर्थात शीघ्रता के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रथम पद की भी यहाँ पर एक वैल्यू हो गई अपने आप में कि शीघ्र शब्द की भी विशेषता बता दी यहाँ पर इसने कि शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। उससे पहले अव्यय शब्द लगने से उसने इस समास की विशेषता को बढ़ा दिया, इस शब्द की विशेषता इसने बता दी, तो ये यहाँ पर प्रधान शब्द हो गया। रातों रात की यहाँ पर पुनरावृत्ति होती है कि रातों रात, यहाँ पर पहले वाले शब्द की फिर आगे आवृत्ति हो रही है, तो रातों रात। आमरण, मरने तक, मतलब यहाँ पर भी ये अव्यय शब्द हो गए। दरअसल, भरपेट, ये शब्द क्या है, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व पद प्रधान कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला समास है तत्पुरुष समास। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है कि उत्तर पद अर्थात जो बाद वाला शब्द होता है वो प्रधान शब्द हो जाता है, वो मुख्य होता है। नेत्र सुखद, आंखें जो है वो सुखद, सुख। तो यहाँ पर क्या बता दिया, जो बाद वाला जो शब्द है उत्तर पद है वो क्या है, प्रधान हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसने इसकी विशेषता बता दी कि नेत्र जो है वो आँखों के बारे में बता दिया कि सुखद है वो। विद्यालय, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या और प्लस क्या हो गया इसमें, आलय, ठीक है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर विद्या शब्द ज्ञान से है, लेकिन आलय ये यहाँ पर इसकी विशेषता बताता है कि विद्या का आलय, अर्थात जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या का घर। तो यहाँ पर इसने इसकी विशेषता बता दी, उत्तर पद यहाँ पर प्रधान शब्द हो गया। इसी तरह से मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, ये मुख्य शब्द हो गए यहाँ पर। वनवास, वन में निवास करने वाला, वासी, वन का वासी। इसी का भेद होता है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, ठीक है। यहाँ पर कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक शब्द होगा विशेषण, एक होगा विशेष्य या उपमान या फिर उपमेय। इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय। यहाँ पर हम एक शॉर्ट विधि से सिर्फ समास का अध्ययन करें, शॉर्ट विधि से मात्र एक वीडियो में सभी समास का अध्ययन हम कर रहे हैं। यहाँ अगर एक सामान्य अर्थ में बात करें, विशेषण किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसी तरह से उपमान, उपमान से तात्पर्य है जिसके समान बताया जाता है, और उपमेय जिसको बताया जाता है, जिसको जिसके समान बताते हैं। यहाँ पर ये मत अर्थ ये हुआ कि जैसे हम कहें चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर मुख को हम बता रहे हैं, उपमेय हो गया, और चंद्रमा के समान बता रहे हैं, चंद्रमा के समान, तो वो वहाँ पर उपमान हो गया। तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे एक वीडियो में। देखिए नीला कमल, यहाँ पर देखिए नीला शब्द किसी की विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, कमल की। तो विशेषण और विशेष्य, तो विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास की विशेषता होती है। दुष्कर्म, बुरे कर्म करने वाला होता है, तो यहाँ पर कर्म जिसके बुरे हैं तो ये भी इसकी उसकी विशेषता है ये किसी की। पीताम्बर, पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, कि जिसका पीला वस्त्र है। यहाँ पर ये पीताम्बर शब्द कई बार कंफ्यूज करता है कि किस समास में है आए, तो ये बहुव्रीहि समास में भी आता है ये, और इसमें भी आता है कि पीला वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय, ये शब्द यहाँ पर आते हैं कर्मधारय समास में। ये इसके कुछ उदाहरण दिए मैंने। आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाची। द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। ये आसान समास हो गया बिल्कुल, जैसे पंचवटी, सप्तर्षि, नवरत्न, शतक है। तो ये क्या है, ये शब्द यहाँ पर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। पक्षद्वय,
देखिए पंचवटी, सप्तर्षि, नवरत्न, ये पक्ष द्वय है। अच्छी तरह से लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, ये पक्ष द्वय अर्थात दो पक्ष, और ये शतक। तो यहाँ पर द्विगु समास बिल्कुल आसान है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, आगे बात करें हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में परिभाषा है कि उभय पद प्रधान अर्थात जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों ही पद जिसके प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास की श्रेणी में आता है, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे माता और पिता, यहाँ पर दोनों ही प्रधान है, माता और पिता। बीच में और शब्द का भी हम यहाँ पर लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे माता और पिता, पाप और पुण्य, तो यहाँ पर पाप पुण्य, ये भी द्वंद्व समास हो गया। जल वायु अर्थात जल और वायु दोनों पद प्रधान है यहाँ पर। दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ पर और शब्द का लोप हो जाता है। अगर इनके बीच में और लगा करके हम देखें, अगर वो सही शब्द बन रहा है, वाक्य शुद्ध हो रहा है, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बहुव्रीहि समास की बात करें, और बहुव्रीहि समास में होता है अन्य पद प्रधान। कोई दूसरा ही किसी तीसरे शब्द की बात करें हम, यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, जो शब्द आ रहा है उससे अलावा किसी और की बात यहाँ पर की जाती है। जैसे हम बात करें घनश्याम, घन का मतलब होता है बादल और श्याम मतलब काला। श्याम का अर्थ काला भी होता है, अर्थात जो बादल के समान काला है, किसी तीसरे की बात हो रही है यहाँ पर। किसी के विषय में भी हम कह सकते हैं जिसका रंग थोड़ा सा काला, हम कहते हैं घनश्याम, अर्थात जो बादल के समान काला है। किसी और की विशेषता यहाँ पर हम बता रहे हैं। पीताम्बर, ये देखिए ये कर्मधारय समास में भी आता है और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र है। पीत का मतलब पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जिसका वस्त्र क्या है, पीला वस्त्र है, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में यहाँ पर कह सकते हैं। मुरारी, मुर हो, अरी का मतलब शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, ये एक पुस्तक का नाम भी हो सकता है। अष्टाध्यायी एक पुस्तक का नाम है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, तो उसके विषय में भी है। उसके विषय में बात करें तो यहाँ पर 8 अध्यायों का समूह, हम इसको द्विगु समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं, लेकिन 8 अध्यायों के बारे में किसी अन्य पुस्तक के बारे में भी बात हो सकती है। सुग्रीव अर्थात सुंदर हो ग्रीवा जिसकी, वो सुग्रीव, ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी हम इसमें बात कर सकते हैं, अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर हो, हम कह सकते हैं सुग्रीव। तो ये थे समास, यहाँ पर हमने इसका सामान्य अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं अपनी मुख्य ट्रिक की, मुख्य ट्रिक जिसमें हम समास को बिल्कुल संक्षेप में याद कैसे करेंगे। एक छोटी सी 4 लाइनों की एक कविता, जिसके माध्यम से हम इनको याद करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि और शब्द का लोप हो, द्वंद्व बने समास। सबसे पहले आप इन चीज़ों को देख लें। जो पीले अक्षरों में जो चीज़ लिखी है वो एक समास का नाम है, और जो लाल अक्षरों में लिखी गई है वो शब्द यहाँ से इनके साथ जुड़ेंगे। बाकी हरे अक्षरों में यहाँ पर परिभाषा को बनाने के लिए लिखा गया है कि और शब्द का लोप हो, द्वंद्व बने समास। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, आप समासों के सामान्य अर्थ को समझ जाएंगे बिल्कुल। और शब्द का लोप हो, द्वंद्व बने समास, कि जहाँ पर और शब्द का लोप हो जाएगा वहाँ पर द्वंद्व समास बनेगा। माता और पिता, आपको शब्द मिलेगा माता पिता, यहाँ पर और शब्द का लोप हो गया है, और शब्द द्वंद्व समास में जुड़ता है। संख्यावाची प्रथम पद आता द्विगु के साथ, कि जो संख्यावाची प्रथम शब्द है वो द्विगु समास में ही आता है। पंचवटी हमने पढ़ा, पक्ष द्वय शतक। तो संख्यावाची प्रथम पद आता द्विगु के साथ, आता द्विगु के साथ कर्म में बने विशेषण, जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण और विशेष्य आते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद होता क्रिया विशेषण, जो अव्ययी भाव समास है उसका प्रथम पद क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला होता है। क्रिया विशेषण के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे
क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्यय शब्द आते हैं, पूरा शब्द समूह अव्यय बन जाता है अव्ययी भाव समास में। कह कबीराय बहुव्रीहि में होए अर्थ अन्य का। तो बता रहे हैं कि कह कबीराय की, कबीराय कहते हैं कि बहुव्रीहि समास में, कि बहुव्रीहि समास में होए अर्थ अन्य का, किसी अन्य शब्द, किसी अन्य का ही अर्थ हम जानते हैं। तत्पुरुष समास में लुप्त रहता सदा चिन्ह कारक का। जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक का चिन्ह लुप्त रहता है। एक बार इसको दोबारा देख लिया। और शब्द का लोप हो द्वंद्व बने समास, संख्यावाची प्रथम पद आता द्विगु के साथ, आता द्विगु के साथ कर्म में बने विशेषण, अव्ययी भाव में प्रथम पद होता क्रिया विशेषण, कह कबीराय बहुव्रीहि में होए अर्थ अन्य का, तत्पुरुष में लुप्त रहता सदा चिन्ह कारक का। यहाँ आप अच्छी तरह से इनके अर्थ को और पीछे जो उदाहरण दिया वहाँ पर उसके माध्यम से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास में और शब्द का लोप हो जाएगा। पीछे मैंने कुछ उदाहरण जो दिए थे उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। अव्यय भाव में क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है और क्रिया विशेषण शब्द अव्यय होते हैं। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप रहता है, जो कारक चिन्ह वो लुप्त रहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर, ठीक है। वनवास, वन में निवास करने वाला। इसी तरह से कर्मधारय में होता विशेषण, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं, अर्थात किसी विशेष्य की यहाँ पर विशेषता बताई जाती है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है और बहुव्रीहि समास में हम किसी अन्य शब्द का अर्थ जानते हैं, किसी अन्य शब्द का अर्थ हम बताते हैं। तो ये थे समास संक्षेप में। विस्तार से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक वीडियो अगर आप नोट्स बना रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, रीट के लिए बना रहे हैं, HTET, CTET, UPTET, किसी भी टेट की परीक्षा के लिए, या फिर ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय के अंदर समास के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी ये। तो आगे हम अपने अध्ययन को कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें। और आज हमने समास को समझा, आप इसके लिए नोट्स बनाइए अच्छी तरह से ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।